हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों के सेंटअप एग्जाम का जो डेट 15 नवंबर से निकला है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर के वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए साइंस के आज हम लोग एक और नए मॉडल पेपर 8 के वीवीआई क्वेश्चन को डील करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसके पहले जो भी मैंने मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवाया है, अगर उसको आप लोग नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग आज के मॉडल पेपर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का मॉडल पेपर का जो साइंस का पहला क्वेश्चन है वह है कि यदि 20 ओम 50 तथा 40 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल प्रतिरोध होगा। यह क्या है कि 20 ओम 50 ओम और 40 ओम के प्रतिरोधों को क्या है ना कि आप लोगों को समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या है कि 1/RS इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डॉट डॉट बढ़ता है। तो हमें यहाँ पर पहले R1 का मान क्या दिया हुआ है, तो हम लोग बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस में 1/50 और प्लस 1/40 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग क्या करिएगा कि एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करिएगा ना, तो जो यहाँ पर आप लोगों को समतुल प्रतिरोध मिलेगा वो मिलेगा 22 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है उसका पूछ रहा है कि खोज किसने किया था। ठीक है, तो उसका जो खोज किया था आप लोग याद रखिएगा कि फैराडे ने किया था। किसने? तो फैराडे ने किया था। और यह सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 3 में क्या है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब इमेज बनता है, किससे? मतलब छोटा बनता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि अगर किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वो किससे बनता है? तो वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों द्वारा बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से हम लोग डिनोट करते हैं ना, उसका पूछ रहा है कि ऐसा मात्रक क्या होता है। क्या टेस्ला होता है, या न्यूटन होता है, या मीटर होता है, या एम्पियर होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, आप लोग याद रखिएगा कि टेस्ला होता है। टेस्ला क्या है कि एक साइंटिस्ट का नाम है। और न्यूटन पूछे तो न्यूटन किसका है? तो यह बल का मात्रक है। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो आप लोग कहिएगा कि करंट का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? मतलब क्या है कि सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और कोयला, इन चारों में से वो कौन सा गैस है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले गैस में नहीं करते हैं? तो यह तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि एलपीजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं और कोयला का भी नहीं करते हैं। तो इसमें से किसका नहीं करते? तो सीएनजी का नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। मतलब क्या है कि रातों में या जो खोजने के लिए सर्च लाइट होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कहने का है कि उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है। ठीक है, तो सर्च लाइट में जो दर्पण यूज होता है ना, वह होता है अवतल दर्पण। कौन सा? तो अवतल दर्पण। या अगर पूछे कि दाढ़ी बनाने वाला में, तो उसमें भी किसका होता है? तो अवतल का ही होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दाढ़ी बनाने वाला और सर्च लाइट में किसका? तो अवतल का होता है। लेकिन अगर गाड़ी के पीछे वाला जो होता है मिरर, जिससे हम लोग पीछे की चीजों को देखते हैं, अगर वो पूछे तो वह कौन होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। तो आप लोगों याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताना है कि इन चारों में से वो नेत्र का कौन सा भाग है जो रंगीन होता है, मतलब कि कलरफुल होता है। ठीक है, तो कलरफुल जो हमारे आंखों का भाग होता है ना, वो होता है परितारिका। कौन होता है? तो परितारिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है क्या कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या 6 सतहों से या 4 या 5 या 3। तो आप लोग प्रिज्म में जानते हो कि प्रिज्म कैसे बनता है। तो आप लोग कहिएगा कि प्रिज्म कुछ ऐसा बनता है। तो आप लोग बताइए, खुद से ही देख के बताइए कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है। तो आप लोग कहिएगा क्या कि पहला तो एक सतह हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो कितने सतहों से घिरा है, तो 3 सतहों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो। तो दर्पण क्या है कि अगर कोई भी वस्तु है तो उसका क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने जो समतल दर्पण पढ़ा होगा, तो समतल दर्पण में पढ़ा हुआ क्या कि जितना वस्तु का आकार होता है ना, उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी उतना ही समान आकार रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आप लोगों को डेली रिलेटेड है लाइफ से कि क्या है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। क्या है कि आप लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये आप लोग घर घर में यूज करते हुएगा। आप लोगों को बताएं क्या जनरेटर होता है या विद्युत मोटर, या जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आप लोग घर में मोटर यूज करते हैं वह क्या करता है कि वो बिजली लेता है, और बिजली से क्या है कि उसे यांत्रिक ऊर्जा में, बिजली मतलब क्या है कि विद्युत ऊर्जा लिया और उसे क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि विद्युत मोटर क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि आकाश जो हमें देखते हैं तो क्या है कि आप लोग कहिएगा खुद से ही कि आकाश नीला नीला दिखाई देता है। तो नीला क्यों दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देने का जो कारण है ना, आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया है। क्या कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मतलब क्या है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका आंख अगर मतलब कि साफ है, ठीक है, तो वह कितनी दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, हम क्या है कि अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि क्या कि सामान्य नेत्र जो है ना, ये अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि y का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। मतलब क्या है कि जो एयर होता है उसका अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू वास्तव में कितना होता है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो म्यू जो होता है ना, म्यू का मान निरपेक्ष अपवर्तनांक वो होता है 1 से अधिक। कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है वास्तव में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सामान्य यहाँ पर नेत्र होगा, नेत्र के लिए दूरबिंदु है। दूरबिंदु क्या है, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है क्या कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना है, तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य मतलब क्या है कि जो पीछे देखने के लिए होता है ना गाड़ियों में लगा हुआ, उसके दर्पणों के रूप में किया जाता है। बताना है कि जो पीछे देखने के लिए हम लोग साइड मिरर का यूज करते हैं ना, वही पूछा है कि कौन सा दर्पण का यूज होता है। तो ये तो मैंने बताया उसी समय कि कौन सा दर्पण का करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे ना कि जो आप लोग चलते हुए हाईवे पर, तो क्या कि हाईवे पर जो लाइट टंगा होता है वो भी, उसमें भी अगर दर्पण पूछे तो उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 1 mm एक बराबर होता है 1 m एक क्या बराबर होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते ना, तो 17 में क्या है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का पूछ रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, कहां पर डीजल का उपयोग होता है, तो क्या भारी वाहनों में होता है, या रेल इंजनों में, या विद्युत उत्पादन में, या इन सभी में होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। डीजल का उपयोग ना हम लोग भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इन सभी में। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते ना, तो 18 में क्या है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जो सोलर सेल होता है वह सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किस ऊर्जा के, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये सोलर सेल बना होता है, इस पर क्या है कि प्रकाश ऊर्जा आता है, उसे ही तो क्या करता है कि वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर क्या है कि सौर ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का सौर का उपयोग होता है। मतलब क्या है कि जो विद्युत चुंबक बनता है तो उसके बनाने के लिए पूछ रहा है कि छड़ कौन सा उपयोग होता है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो उसमें छड़ का उपयोग होता है ना, वो नरम लोहा होता है। याद रखिएगा, लोहा सीधा टिक नहीं मारिएगा, कौन सा होता है, तो नरम लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है क्या कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है कि मतलब कि कोई भी घर में हमारे क्या है कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। तो सिंपल आप लोग कहिएगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पर माइनस चार्ज होता है वही तो घूमता है, उसी कारण तो यहाँ पर क्या है कि करंट होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गतिशील कण के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्या है कि V = IR, V = IR क्या है, ओम का नियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V = IR। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत इजी है। क्या है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक ना आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग एसआई मात्रक को याद रखिएगा। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना, मैं बता दूं कि वह वोल्ट होता है। क्या आता है, तो वोल्ट होता है। और कार का एसआई मात्रक पूछे तो जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक पूछे तो वाट होता है। अगर पूछे कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो मैंने चारों को डिस्कस कर दिया, तो चारों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है क्या कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर क्या करता है कि यह धारा मापने का काम करता है। तो पूछ रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि आमीटर जो होता है ना, उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। यहाँ पर छोटा नहीं होगा बल्कि कम होता है। क्या है कि बहुत कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते ना, तो 24 में क्या है कि जब पश्चिम की प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। तो इसका दिशा कौन सा होगा, तो आप लोग याद रख लीजिएगा इसे कि यह दक्षिण दिशा की ओर होगा। कौन से, तो दक्षिण, साउथ की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते ना, तो 25 में दिया हुआ है क्या कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 4 से 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय कैसा है। वह पूछ रहा है कि वह गोलीय कैसा है। ठीक है, तो यह गोलीय कैसा है, तो आप लोग खुद ही बताइए। फोकस दूरी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि फोकस दूरी अगर धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है तो वह कौन सा होता है, तो वह उत्तल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 से 20, तो 4 भी क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि धनात्मक है। 20 भी क्या, तो धनात्मक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उत्तल दर्पण जैसा है।
क्वेश्चन में 26 की ओर बढ़ते हैं तो 26 में दिया हुआ है क्या कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। पूछ रहा है आप लोग ये अभी आप लोग तो अपने जिंदगी में ही देखते हुए क्या कि तालाब के पास जाते होइएगा तो आप लोगों को लगता होगा क्या या बाल्टी में पानी रखे होइएगा तो लगता होगा कि बाल्टी का स्तर जो है ना वो ऊपर हो गया और पानी क्या है कि कम गया है। तो वो पूछ रहा है कि वो किसके कारण ऐसा दिखाई देता है, क्या परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण या अपवर्तन या ध्रुवण के कारण। तो जल का जो गहरा कम दिखाई देता है ना यह दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं तो 27 तो मैंने ये करवा ही दिया। इसी में क्या है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया है मैंने। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले वायरल होने जाता है एग्जाम होने से पहले तो उसका आंसर की सबसे पहले चाहते हैं तो आप लोग चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर वायरल होने के सबसे पहले यहीं पर क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा उसका आंसर की। तो विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तो आप लोगों को मैंने बताया क्या कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते ना तो 28 में दिया हुआ है क्या कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा है ना सो उभयधर्मी है। बताइए कि उभयधर्मी कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उभयधर्मी है ना वो है Al2O3। Al2O3 क्या है कि वह उभयधर्मी है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब क्या होता है कि जो इस साइड वाला टर्म होता है वह कि उसमें कितना हाइड्रोजन और कितना क्लोरीन दिया हुआ है वो उतना ही इस साइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल। आप लोग यहाँ पर देखिए तो क्या है कि H2 मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 2 गो है, उसी प्रकार Cl2 मतलब क्या है कि क्लोरीन 2 गो है। तो संतुलित होने का मतलब क्या है कि यहाँ इस तरफ भी क्या है कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होगा। तो यहाँ पर देखिए तो 2 से मल्टीप्लाई है तो मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं तो 30 में क्या है कि निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है जो अम्ल नहीं है। अम्ल नहीं है यह पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों में जो अम्ल नहीं है ना वह है KOH। क्या है? KOH। KOH याद रखिएगा कि यह क्या है तो यह क्षार है। क्या है? क्षार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते ना तो 31 में क्या है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। जो क्षारक होता है यानी बेस उसे जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। ये तो डिफिनीशन ही पूछ लिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि वह पदार्थ जिसे जल में डालने पर OH- त्याग करता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OH-। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अम्ल पूछे तो अम्ल क्या करता है कि H+ त्याग करता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12 और O6। और ये कहाँ पे है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना तो 33 में क्या है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी काटता है तो उसे हम लोग विषैला होता है तो वो कौन सा अम्ल छोड़ता है तो वह फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो ये मैंने अम्ल क्षार और बेस में बताया था आप लोगों को कि ये क्या है तो यह मेथनोइक अम्ल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते ना तो 34 में क्या है ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब क्या है अल्कोहल। एथेनॉल पढ़िएगा तो अल्कोहल। तो अल्कोहल का सूत्र मैंने क्या बताया है आप लोगों को तो आप लोग कहिएगा कि OH। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OH। और CHO किसका होता है तो एल्डिहाइड का होता है। और COOH किसका होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का
का होता है और CO किस क्या होता है तो कीटोन का होता है। आप इन सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 35 में दिया हुआ है क्या कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा है वह दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो इन चारों में जो दुर्बल अम्ल यहाँ पर होना जाएगा वह हो जाएगा CH3COOH। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 तो बहुत इजी क्वेश्चन है और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। तो 36 में क्या है कि पोटेशियम जिसे K से डिनोट करते हैं तो उसका परमाणु संख्या क्या है। पूछ रहा है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो ये मैंने बताया आप लोगों को कि 19 होता है। कितना होता है तो 19 होता है। और कैल्शियम का पूछे तो कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ते हैं तो 37 में दिया हुआ है क्या कि निम्न में से कौन मुक्त बायोगैस है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन है जो मुक्त बायोगैस है। ठीक है, तो यह तो बहुत ही सिंपल है। बायोगैस कौन सा मुक्त होता है तो ये मैंने बताया कि CH4 यानी मेथेन। मेथेन जो है ना वह क्या है कि वह मुक्त बायोगैस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेथेन। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं ना तो ये तो बहुत ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो नमक आप लोग खाते हैं तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या NaOH होता है या NaCl होता है या CaCO3 होता है या Na2CO3 होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है ना आप लोग याद रखिएगा कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 में दिया हुआ है क्या कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यानी क्या है कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसके बाद क्या है कि उसमें प्रतिफल प्राप्त होता है। तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं तो अभिकारक कहते हैं और अभिकारक से जो बनता है ना उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को बता दिया है तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 और इसके आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो 40 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 क्या है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग मतलब क्या है कि वर्ग 18। वर्ग 18 मतलब क्या है कि नोबल गैस का तत्व है। ठीक है, तो नोबल गैस का तत्व कौन सा है तो ये तो आप लोग खुद ही बताइएगा। हीलियम क्या है कि हीलियम पहला ही नोबल गैस का तत्व है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग अगर इस चैनल इसका PDF चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।